Welcome to my channel Educate India. Today this lecture number 4 of अपना डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का लेक्चर नंबर 4 था ये। आज हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो हमने ये पढ़ रखा है ट्रांसलेशनली मोशन में, मतलब लीनियर मोशन में हमने क्या पढ़ रखा है, मास होता है लीनियर मोशन में, वो मेजरमेंट होता है इनर्शिया की। तो इनर्शिया को हम डिफाइन कर रहे थे। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज, मतलब बॉडी अपने आप से चेंज नहीं कर सकती, टू चेंज इट्स सेल्फ टू चेंज इट्स itself its states itself is it states itself is its state of लीनियर मोशन जो है ना, लीनियर मोशन की बात हो रही है। तो लीनियर मोशन वो अपने आप की स्टेट चेंज नहीं कर सकती, मतलब अपने आप बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, लीनियर मोशन में है तो लीनियर मोशन में जाएगी, ठीक है। अपने आप स्टेट चेंज नहीं कर सकती, स्टेट क्या लिखा मैंने, बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यहाँ पे यूनिफॉर्म लगा लो, यूनिफॉर्म और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और रेस्ट, और स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो ये बॉडी की एक क्या है, प्रॉपर्टी है। और क्या है, ये इनएबिलिटी है, बॉडी की इनएबिलिटी है, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की जो स्टेट है वो अपने आप चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। वो चेंज नहीं कर सकती। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। मतलब इनर्शिया क्या होगी, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ए यूनिफॉर्म मोशन और ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। तो लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर हम बात करें, ये हमने क्या है, ये किसके लिए, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, है। अगर हम बात करें सिमिलर इसी टर्म में, अगर हम बात करें रोटेशनरी मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए बात करें, तो यहाँ पे जो है ये जो इनर्शिया है, तो ये चेंज होता है। तो इनर्शिया यहाँ पे अगर हम ऐसी इसकी बात करें तो अगर हम उसमें बात करें कि रोटेटिंग मोशन में, तो कोई बॉडी है, तो बॉडी है, रोटेटिंग में है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये अपना क्या है, ये अपना मतलब ये क्या है, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ को हमने इसमें ट्रांसफॉर्म किया है कि रोटेटिंग मोशन में अब कोई बॉडी रोटेटिंग है, रोटेटिंग आउट एन एक्सिस है, तो वो रोटेटिंग ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना अप्लाई हो, तो टू चेंज इट्स स्टेट और ए यूनिफॉर्म एक्सीलेशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन, उसकी जो स्टेट है उसको चेंज ना करें तब तक वो यूनिफॉर्म रहेगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर न्यूटन्स का लॉ जो होगा, यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन में क्या कहता है, when every body continue in a state of rest or of uniform linear motion until and unless an external force apply on it, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगेगा तब तक वो अपने स्टेट को कंजर्व्ड रखेगा। ये है, मतलब अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। तो ये फोर्स है ना, ये न्यूटन्स का लॉ है, ये फर्स्ट लॉ। तो ये गैलीलियो ने पहली बार डिस्क्राइब किया था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, तो इसे गैलीलियन लॉ भी कहते हैं।
गैलीलियन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको। तो इनर्शिया की डेफिनेशन हमने इसी लॉ से पता करी। इनर्शिया द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, टू चेंज टू इनएबिलिटी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये मैंने आगे पीछे लिख दिया है, तो बात वही है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, लीनियर वो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए मास के थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसी सिमिलर वे में कहें कि रोटेशनरी मोशन के लिए बात करें, तो कोई बॉडी रोटेटिंग है, कोई बॉडी रोटेशनरी मोशन कर रही है, तो वो रोटेशनरी मोशन ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो। यहाँ पे क्या वर्ड आया, टॉर्क अप्लाई ना हो उसके ऊपर, जब तक वो रोटेटिंग अपने स्टेट को कंजर्व्ड रखेगी, मतलब कि स्टेट में चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इसमें ही, और तो फिर यहाँ पे क्या बनती है अपना, तो इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें होता है MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ इसका पार्ट है, रोटेटिंग मोशन का पार्ट है। ठीक है, रोटेटिंग मोशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट है। तो इसमें होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो दिस इज़ ए प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू, जिसके कारण से, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण से ये अपोज करती है, अपोज करती है द टॉर्क, वो टॉर्क जो कि अप्लाई हो रहा है, तो टेंडिंग अप्लाई हो रहा है, तो टेंडिंग आएगा यहाँ पे, टेंडिंग, ये टॉर्क अप्लाई होता है, तो उससे क्या होता है, टेंडिंग टू चेंज, जो टॉर्क अप्लाई होके क्या करना चाह रहा है, चेंज करना चाहता है, चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट, और क्या बात होगी यहाँ पे, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म के लिए तो टोक रहे हैं स्कूल वाले में, कॉलेज वाले टोक रहे हैं। तो यूनिफॉर्म रोटेशन। ठीक, तो ये रोटेशन किसके अबाउट होता है, तो किसी एक एक्सिस के अबाउट होगा, तो अबाउट एनी एक्सिस। तो इसको क्या कहेंगे, तो इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, कॉल्ड, क्या होगी ये अपनी क्या होगी, इसको हम रोटेशनल कह दें, रोटेशनल इनर्शिया कह दें, और क्या कह सकते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या है ये एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिसके कारण से जो बॉडी है अपोज करती है टॉर्क को, और अपोज करती है टॉर्क को अपोज करती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से वो उसकी स्टेट जो होती है वो चेंज नहीं होती। टॉर्क जो होता है, टॉर्क उसकी स्टेट को चेंज करना चाहता है ना, तो वो चेंज नहीं हो पाती, वो कंजर्व्ड रहना चाहती है। तो इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज ये पूरे टाइम पे ये लेक्चर मतलब ये इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, सही है। तो इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस होगा, तो अबाउट ए फिक्स्ड, कोई भी फिक्स्ड एक्सिस लेंगे, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइन
कैसे डिफाइन होगा? डिफाइन इज डिफाइंड अबाउट एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट। देखो जब ये हमने क्या बात करी, रिजिड बॉडी, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आया, प्रोडक्ट नहीं आया, प्रोडक्ट्स ऑफ masses of the particles masses of the particles, ठीक है। पार्टिकल यहाँ तक छोड़ दो, पार्टिकल ऑफ बॉडी ऑफ, जिससे बॉडी बनी है तो ऑफ बॉडी, एंड और किसके किसके होगा? स्क्वायर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, और क्या कर सकते हैं? वेक्टर्स। डिस्टेंस की जगह यहाँ पे वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ये क्या है, वेक्टर नहीं आएगा यहाँ, डिस्टेंस ही आएगी, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक स्केलर टर्म होती है, तो यहाँ डिस्टेंस लिखी जाएगी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम द, तो ये डेफिनेशन पे भी ध्यान देना होता है, अबाउट द रोटेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब ये है कि जो आई है, आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई, तो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो वेयर WHER, वेयर आर इज ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एक्सिस, ठीक है। और एम क्या है यहाँ पे? मास। अब यहाँ पे रिजिड बॉडी यूज़ हो रही है, तो रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के लिए क्या निकालेंगे हम? ये MI यहाँ पे पार्टिकल के लिए दे रखा है, रिजिड बॉडी के लिए पूरे के लिए जो यहाँ पे मास होगा, तो यहाँ पे ये मास जो होगा ये पूरा के लिए क्या हो जाएगा? ये क्या है, एक पार्टिकल के लिए निकाली हमने। अगर हम पूरे कंप्लीट पार्टिकल के लिए निकालें तो चलो इसको स्मॉल m ले लो, अगर ये छोटे पार्टिकल के लिए तो स्मॉल m और स्मॉल r, ठीक है। अब पूरे टोटल पार्टिकल के लिए हम स्मॉल m ले सकते, कैपिटल M ले सकते हैं, और इसको कैपिटल R ले सकते हैं, तो ये पूरे के लिए हो जाएगा। और इसको दूसरी टर्म में कैसे लिख सकते हैं? I इक्वस टू समेशन I से लेके 1 से लेके n तक, वेयर MIRI स्क्वायर, ठीक। तो ये ऐसे करके क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको देख लेते हैं क्या है ये एक्चुअल में। ये हमने एक एक्सिस ले ली जिसके अबाउट ये कोई बॉडी है, जिसके अबाउट ये मूव कर रही है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ से, मतलब सर्कुलर बॉडी ली है हमने, कैसे भी आर्बिट्री बॉडी ले ली है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो सपोज़ करें ये एक पॉइंट है, P पॉइंट, ये ऐसे मूव कर रही है ऐसे करके, तो ये ओमेगा से मूव करेगी, तो ओमेगा वे भी वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ से ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो इसके लिए यहाँ पे v वेलोसिटी यहाँ पे होगी, इसके लिए v वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी। तो ये क्या होगी, ये अलग अलग पार्टिकल ले लिए हैं, तो इसका मास m1 मान लिया, इसका m2 मान लिया, इसका m3 मान लीजिए, और इसकी वेलोसिटी v3 होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है इस पॉइंट से ऐसे निकालेंगे ये तो ये क्या होगी, r1, ये डिस्टेंस इसकी r2, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, r3, ठीक है। ओके, सही है। तो ये हमने मान लिया, कोई भी सिस्टम मान लिया, तो इसमें क्या है, कंसीडर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन वर्टिकल एक्सिस। ये हमने वर्टिकल एक्सिस ली है, अबाउट एन वर्टिकल एक्सिस थ्रू ए पॉइंट O।
ये जो पॉइंट लिया था हमने ओ लिया था बीच का, थ्रू ए पॉइंट ओ, ठीक है। जैसे कि सही है, सपोज तो ये रिजिड बॉडी है तो ये कंसिस्ट बनी होगी, कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल से मिलके बनी होगी। सपोज कर लो एन पार्टिकल से मिलके बनी है, तो उसके एन पार्टिकल में जो पार्टिकल्स हैं उनका जो है मास ऐसे कुछ डिफाइन है, M3 M4 Mn तक, ठीक है। और सिचुएटेड एट ए लोकेशन, किसी एक लोकेशन पे प्रेजेंट है, अबाउट फ्रॉम ये वाला पॉइंट जो था ये पॉइंट ओ है ना, तो इस यहाँ से कुछ लोकेशन पे प्रेजेंट है। अब मैं इतने सारे पॉइंट तो दिखा नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखा दिए हैं, 1 2 3, बाकी भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे। तो ये मैं कह तो रहा हूँ यहाँ पे एम इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे मासेज हैं, मतलब इतने सारे पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब इनकी कुछ अलग अलग वेलोसिटी होगी और ये पार्टिकल्स किसी एक लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे। तो उसकी जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो होगी फ्रॉम ए रिस्पेक्टिव जहाँ से हम ले रहे हैं वो है ओरिजिन, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फ्रॉम ओरिजिन से जो ओरिजिन से जो होगी वो क्या होगी, वो R1 R2 R3 डिस्टेंस जो होगी, R1 R2 R3 R4 ऐसे करके Rn होगी, ठीक है। तो जो आई होता है वो क्या होता है, समेशन। अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी ना पूरी, तो क्या थी डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी एंड ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, फिक्स नहीं लिखा था मैंने पहले, फिक्स्ड एक्सिस फ्रॉम द रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो क्या होगा, आई क्या होगा, ये होगा R1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ये M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर, यहाँ से सो ऑन कहाँ तक लेके सब ऐड होके कितना आएगा, Mn Rn का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू समेशन, तो वही जो अभी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था उसी के लिए ड्राइव कर दिया हमने। ये एक m, ये स्मॉल m है, स्मॉल m r से लेके ri से लेके स्क्वायर्स के लिए ये, ठीक है। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसकी डायमेंशन को डिस्क्राइब करना होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मास की डायमेंशन m होती है, मास की डायमेंशन, और लेंथ की डायमेंशन l है। तो यहाँ पे l का स्क्वायर, तो l स्क्वायर, और टाइम यहाँ पे 0, तो इसकी क्या हो गई, डायमेंशन ही हो गई। अब इसकी जब हमें डायमेंशन पता चलेगी तो इसकी यूनिट्स क्या होगी, यूनिट्स होगी kg, SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। और CGS यूनिट में देखें तो CGS यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सही है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की भी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी ले सकते हैं, या फिर एक रिजिड बॉडी भी खुद ही एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तो उसके लिए बोथ के लिए जो एस्पिरेशन होगी वो यही बन के आएगा। तो सही है, दोनों के लिए यही बन के एस्पिरेशन आएगा, ठीक है। अब हम जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्वियस है कि इसका एक मीनिंग होता है। फिजिक्स में हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस होता है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस होता है। तो इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस के लिए हम देखें, फिज़िकल सिग्निफिकेंस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस है वो उस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस, कंसेप्ट की नॉलेज देता है कि वो एक्चुअल कंसेप्ट है क्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हम फिज़िकल देखें, फिज़िकल क्या है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस देखें तो क्या है, मतलब क्या है वो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आई की बात करें, तो आई हमारे पास क्या है एक्चुअल में, MR स्क्वायर है, ठीक है। MR स्क्वायर ही तो है ही, किसी पार्टिकल के लिए कहें तो MR स्क्वायर कहेंगे, ठीक। तो
तो हम क्या कह सकते हैं, तो जो मास जो है तो मास जो है बॉडी, तो ये मास क्या था, अगर ये मास जो है ना, अ, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होती है, प्रॉपर्टी। तो ये जो मास है ये क्या होगा, रजिस्ट करेगा, मतलब जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसको रजिस्ट करेगा, और बॉडी में जो चेंज हो रहा है उसको रजिस्ट करेगा, कोई भी चेंज होगा तो उसको रजिस्ट करेगा। और यही मास जो होता है ये मेज़र होता है ऑफ, ये हमने बता दिया आपको, मेज़र ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया को मेज़र करते हैं। अगर हम इनर्शिया को मेज़र कर लें लीनियर मोशन के लिए, तो वो मास को मेज़र कर लो तो इनर्शिया मेज़र हो जाता है। तो ठीक है। तो अगर हम एंगुलर ऑफ मोमेंटम की बात करें, मतलब एम की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, किसी भी बॉडी की रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस के दौरान वो रोटेट कर रही है, तो उसके लिए जो एम आई है वो क्या करता है, ये भी रजिस्ट करेगा, कोई भी चेंज नहीं होने देगा। ये भी अपोज करेगा कोई भी चेंज को रोटेटिंग के लिए, कोई भी रोटेशन के, सपोज करो ये रखा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, तो इसके इसके स्टेट्स को चेंज होने नहीं देगा। यहाँ पे अगर कोई फोर्स लगाओगे तो इसके फोर्स को जो होगा, उस फोर्स को चेंज करने की कोशिश करेगा, उस फोर्स पे डिपेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या 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 निकल के आया, अगर जो एम आई है किसी बॉडी का हाई है, ज़्यादा है, एम आई की वैल्यू ग्रेटर एम आई है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्यों, रोटेशन मोशन में क्या होता है, ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। ग्रेटर विल द टॉर्क, TORQE, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रोटेशनल मोशन। ठीक है, प्रोवाइड रोटेशनल मोशन के लिए हमें रोटेशनल एक्सीलेशन लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सीलेशन के लिए हमें टॉर्क अप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा जब उसका एम आई ज़्यादा है। अगर एम आई कम है तो हमें कम टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी जो स्टेट ऑफ चेंज है, स्टेट में चेंज करने के लिए ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने लिखा ना मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए, तो उससे क्या होगा, स्टेट ही तो चेंज होगी। तो स्टेट ऑफ चेंज के लिए हमें उसके ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, उसका एम आई ज़्यादा है तो। ठीक है, ठीक है, चलो सही है। और एम आई क्या होता है, रोटेशनल इनर्शिया को कैलकुलेट करेगा। एम आई रोटेशनल इनर्शिया को, जैसे कि जो मास जो होता है वो लीनियर इनर्शिया को कैलकुलेट करता है, ऐसे ही एम आई जो है रोटेशनल इनर्शिया को कैलकुलेट करेगा। तो ये सब ऑल अबाउट, मतलब ये सब इनर्शिया के बारे में हमने जितना था यही कुछ है जो हमें पढ़ना था। मैंने काफ़ी कुछ डेफिनेशन तक बता दी, और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक ही फिजिकल सिग्निफिकेंस है, या फिर 2 पॉइंट बना लो। अगर एम आई आर कम है किसी के लिए, तो उसके लिए जो जो टॉर्क की वैल्यू होगी, टॉर्क की वैल्यू भी कम होगी। तो उससे क्या मतलब होगा कि हमें स्टेट चेंज होने के लिए, स्टेट चेंज के लिए अप्लाई टॉर्क जो होगा कम अप्लाई होगा, उसकी स्टेट में चेंज हम कर सकते हैं आसानी से, मतलब उसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, रोटेशनल एक्सीलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उसको, अगर उसके अंदर एम आई की जो वैल्यूज़ है कम होती है। तो अगले में हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एम आई। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एम आई। तो उससे पहले हम एक टॉपिक और समझ लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ एम आई से पहले ही आते हैं कुछ 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 अब जब एम आई डिपेंड करता है एम आर स्क्वायर पे, तो जो एम आई जो है, मतलब एम आई जो डिपेंड हो गया, तो फैक्टर्स पे, कौन से फैक्टर्स पे फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं इसको, फैक्टर अफेक्टिंग एम आई को कौन से, या हम ये कह लें कि किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, मतलब डिपेंडेंसी, हम डिपेंडेंसी देख रहे हैं, डिपेंडेंसी ऑफ एम आई। सिंपल टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ एम आई। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले तो एम आई की हमने डेफिनेशन बता दी आपको। ये क्या मेज़र करता है, जैसे कि मास है, मास की जगह, तो
तो एम आई में आ रहा है मास, तो यहाँ पे मास क्या होगा, मास अगर मास जो है समेशन है किसी का, किसी भी मासेस का समेशन है ना, मास यहाँ पे समेशन ऑफ मासेस है, ठीक है, मतलब I1 से लेके N तक, ये क्या है, समेशन है मासेस का, ठीक है, मासेस का समेशन है ये अपना, ठीक। तो ये पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा शेप, शेप पे भी तो डिपेंड करेगा, शेप, शेप ऑफ बॉडी, मतलब अगर वो उसकी जो शेप है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए ये इसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज होती है, तो शेप, शेप और साइज़ भी कह सकते हो, साइज़ के लिए भी शेप एंड साइज़, शेप एंड साइज़ ऑफ बॉडी। तो अब जब शेप एंड साइज़ की बात हुई है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करेगा। ये शेप और साइज़ में एक ही पॉइंट हो सकता है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन, जब शेप अलग अलग है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग, मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग 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 होगा। सपोज़ कर लिया हमने कोई, हमने ये ऐसे ले लिया, कोई ये ऐसे लिया, सपोज़ कर लो यहाँ छोटा ले लिया, तो इसके लिए जो ना, अगर हमने कोई रेफरेंस पॉइंट लिया ये सही है, जहाँ से जिसके अबाउट हमने एम आई को कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे मास जो है ना, ये वाला मास ज़्यादा था, M1 जो है यहाँ पे, M1 ग्रेटर है M2 से, तो इसके लिए जो बैलेंसिंग होगा ना, इक्विलिब्रियम नहीं बैठेगा, सेट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा। अबाउट एन एक्सिस, जो मास अबाउट, कितना मास अबाउट, अबाउट द एक्सिस, एक्सिस पे कितना, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कितना कितना मास उसके ऊपर रोटेशन, रोटेशन, ठीक है। ये हमने कंडीशन ले ली कि अगर एक साइड में ज़्यादा मास है, एक साइड में कम मास है, किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग जिसके ऊपर हमें एम आई निकालना है, तो एम आई को एक नोट करके लिख लेना है, एम आई जो होगा किसी भी अबाउट एन एक्सिस निकलता है, और अब एम आई किसी भी एक्सिस के दौरान निकलता है, ठीक है। तो सही है, जब यहाँ पे मास का जो डिफ्रेंशिएशन अलग अलग है, तो मास मास की लोकेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो लोकेशन के लिए हम कह सकते हैं पोजीशन, पोजीशंस ऑफ, पोजीशन और ओरिएंटेशन, और क्या कह सकते हैं, पोजीशन और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, about the axis या of the axis of rotation, position and orientation of mass about the axis, about the axis of rotation, जिसके दौरान वो मूव कर रहा है, रोटेशन ऑफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो मेनली चार पॉइंट काफ़ी हैं इसके लिए, ठीक है, ठीक है चलो। तो एम आई का मतलब कि यह है अपना, इस कंसेप्ट का बहुत जगह यूज़ होता है। आपने वो देखा होगा कि जनरेटर होते हैं, जनरेटर, इसका यूज़ की हम बात करें तो जनरेटर में आपने एक देखा होगा, बहुत बड़ा सा फ्लाई व्हील लगा होता है, फ्लाई व्हील जिसके बाहर की साइड जो होता है ना, मास ज़्यादा है, रिंग टाइप फ्लाई व्हील होता है, मतलब ऐसा कुछ आपने देखा होगा, ऐसा नहीं देखा आपने कि जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स उसके ऊपर ऐसा कुछ लगा रहता है, और यहाँ पे उसका पट्टा बनता है, ये ऐसे करके कहीं पे भी ऐसे छोटी सी यहाँ पे ये दे रखा होता है, ये कोई पूरी, तो ये जो चीज़ होती है, ये एम आई है। एम आई जो इसके लिए क्यों लगाते हैं, ये मेंटेन करता है, डिस्टरबेंस को मेंटेन कर लेता है, तो यहाँ पे मेंटेन करता है, ये मेंटेन डिस्टरबेंस, और डिस्टरबेंस यहाँ पे मतलब कि जो टॉर्क यूज़ हो रहा है ना, टॉर्क के लिए बात कर रहे हैं, डिस्टरबेंस के लिए, जो टॉर्क को कंजर्व रखने के लिए कह रहा है यहाँ पे, टॉर्क को कंजर्व रखने के लिए, मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको कंजर्व रखता है, तो फॉर
एंगुलर AM लिख दूँ डायरेक्ट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए यूज़ हो सकता है, कंजर्वेशन। तो फ्लाई व्हील अपने टॉपिक में है कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा, काफ़ी जगह आपने देखा होगा। तो और क्या, इससे इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से जो स्पीड जो बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है। तो इन सब का सब फिजिकल मीनिंग है। रोटेशन पे तो पूरी काफ़ी चीज़ें टिकी हैं, सब चीज़ रोटेशन से है। गाड़ी के पहियों में रोटेशन है, तो वहाँ पर भी टॉर्क देखते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। अगर आप कोई नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो उसमें ज़रूर चेक करिए। और चलो एक पॉइंट और बताता हूँ तुम्हें। अगर आप गाड़ी को तेज़ चलाते हो, मतलब आप हाईवे पे गाड़ी पे मतलब 200 नहीं 120 तक की स्पीड पे ले जा रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि अपने जो आगे का पहिया हो उसमें थोड़ी हवा कम रखो। अगर हवा कम रखोगे तो वहाँ पे जो टॉर्क होगा ना, टॉर्क अप्लाई होगा ब्रेक मारने पे, वो बढ़ जाएगा। तो गाड़ी आपकी एकदम रुक जाएगी। कहीं आपने एकदम हैवी ब्रेक मारने पड़े तो गाड़ी रुक जाएगी। अगर उसके अंदर हवा कम ज़्यादा होगी तो गाड़ी के जो टॉर्क होगा वो उसका डिसबैलेंस हो जाएगा। जब टॉर्क टॉर्क वहाँ पे अगर एकदम ब्रेक मारोगे तो वहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो आर मिल जाएगा, हमें परपेंडिकुलर इस तरीके से, जिसके मतलब ये आर है ना, ये आर इसके परपेंडिकुलर। तो ये फोर्स क्या है अपॉन में, ये फोर्स गाड़ी मूविंग का फोर्स है ये एफ। तो एफ के परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अगर ये यहाँ पे हवा कुछ भर रही होगी तो ये कुछ शेप में ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना परपेंडिकुलर नहीं है, ये फोर्स आगे की साइड, सही है। गाड़ी इधर की साइड मूव कर रही है, तो इधर की साइड फोर्स है ये, फोर्स इधर की साइड, गाड़ी इधर मूव कर रही है, गाड़ी का पहिया ऐसे है तो आगे को मूव कर रहा है। और ये यहाँ पे ये व्हील, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, यहाँ पे एंगल 90 से ज़्यादा मिल गया। तो ज़्यादा मिल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 120 मान लिया, चलो 120 हो गया। तो साइन 120 की वैल्यू क्या हो गई, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस 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 30 मतलब 1/2 √2/3। अगर वहाँ पे अगर यहाँ पे मिल रहा है 90, तो यहाँ पे 1 होएगी वैल्यू, तो 1 यहाँ पे 4, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क अप्लाई होगा, टॉर्क हमें देखने मिलेगा। तो टॉर्क ज़्यादा मिल जाएगा तो यहाँ पे गाड़ी स्टॉप जल्दी हो जाएगी। तो ये भी एक इसका कंसेप्ट है, सही है, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट है। तो MI अगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए चार उसको वो कर लीजिए फैक्टर्स को। ये कौन से फैक्टर, हमने डिपेंडेंसी को सही मेंटेन रख लीजिए, उसकी वजह से MI बढ़ जाएगा। MI से क्या बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। अभी हम आ रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हम सबको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यही है, मतलब कि इसके कई जगह यूजेस होते हैं। तो फ्लाई व्हील अटैच होता है किसी भी शिफ्ट से, मतलब फ्लाई व्हील अटैच होता है इंजन से अटैच होता है, ये अभी बता दिया मैंने। तो उसका जो MI बढ़ जाता है, जो अपोज करता है सडन सडन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, सडन सडन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड्स को। अगर व्हीकल में अगर ब्रेक मारेंगे तो वो इंक्रीज, अगर हम एक्सीलेटर को एकदम छोड़ देते हैं तो उसकी जो चेंजेस होते हैं ना, वो एकदम से ऊपर नीचे ना करे, फ्लैक्चुएट ना करे। तो वहाँ पे मेंटेन करता है वो, ग्रेजुअल चेंज को मेंटेन करता है, वेलोसिटी के ग्रेजुअल चेंज को मेंटेन करता है। यहाँ मैंने बता दिया आपको ये सब चीज़ें। यहाँ टॉर्क को मेंटेन कर लेता है वो, स्पीड को, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रख लेता है। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रख लेगा तो वो सेम थिंग होगी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रखेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखेगा। यहाँ पे अगर हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम को टर्म को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, सही है। चलो इसको हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। चलो इसके ऊपर आएगी पूरी एक लेक्चर है यहाँ, मतलब ये बताऊँगा आपको कैसे आया ये ये सही है। तो चलो इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये बना कैसे। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना। तो हम कह सकते हैं
ये कौन सी इक्वेशन होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो होती है, या इफेक्ट ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसी भी रिजिड बॉडी के लिए ये निकालेंगे तो इफेक्ट ऑफ इक्वेशन या फंडामेंटल इक्वेशन कह सकते हो इसको। यही तो फंडामेंटल इक्वेशन होती है। और वहाँ पे क्या थी फंडामेंटल? यहाँ पे रिजिड बॉडी रोटेशन में रिजिड बॉडी रोटेशन में ये फंडामेंटल इक्वेशन है। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे कि J इक्वस टू आई ओमेगा, J इक्वस टू आई ओमेगा। और इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? J वेक्टर इक्वस टू आई जो है यहाँ पे स्केलर रहता है। आई जो है आपको क्या है? आई कई जगह टेंसर क्वांटिटी भी मिलती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी भी होती है कई जगह। स्केलर भी कहते हैं लेकिन ये टेंसर भी होती है, टेंसर क्वांटिटी है ये आपको यहीं बता देते हैं। ये है। ठीक है चलो। तो ये है, मतलब ये इक्वेशन होती है। अगर हम ये मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन है। और अगर ये कौन सी रोटेशन फॉर रिजिड बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। और यहीं पे अगर कौन से अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बात करें तो फंडामेंटल इक्वेशन हमारी कौन सी होती है? पी वाली, पी इक्वस टू एम वी। ठीक है, पी इक्वस टू एम वी ये फंडामेंटल इक्वेशंस होती हैं जिनसे अगर ये पता चल जाए, मोमेंटम पता चल जाए तो आप पूरा उसका मोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर यहाँ पे हमें इसका एंगुलर मोमेंटम पता चल जाए तो इसके मोशंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये फंडामेंटल इक्वेशन होती हैं। ठीक, सही है। तो सपोज कर लो, कंसीडर, तो लेट अस कंसीडर a rigid body. Let us consider a rigid body rotating with an angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे हमने कांस्टेंट नहीं ली है, ये पहले बता रहा हूँ। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट नहीं है अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस को कुछ भी मान लो, ओ जेड मान लो, एक्सिस ओ जेड। पासिंग जो हो रही है उसके पासिंग हो रही है ओ जेड पासिंग, जेड एक्सिस मान ली, कोई सी भी एक्सिस मान ली, जेड जो पास हो रही है अपनी, पासिंग थ्रू ओ। ठीक है, ओ से पास हो रही है, पॉइंट ओ से। अब ठीक, ये पॉइंट ओ से पास हो रही है। ठीक है, तो ठीक, सही है। तो अब मैं फिगर बनाऊंगा तो आप वहाँ से देखना क्या क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओ से पास हो रही है। तो इफ़ आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर इज़ ए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल हमने ले लिया, पार्टिकल पी, कोई भी पार्टिकल पी ले लिया ऑफ जिसका हमें कोई मास होगा एम। तो उससे जो रिलेटिव, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है तो ये रिलेटिव टू ओ उससे होगा, मतलब कि पॉइंट ओ से होगा। ठीक है, तो चलो इसकी फिगर बनाते हैं। सपोज कर लिया ये कोई एक्सिस है, ये हमारी कोई भी एक, ये अपनी कोई भी एक एक्सिस है। तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है पूरा। कोई बॉडी हमारे पास क्या है, ऐसे है कुछ, ये बॉडी मान ली, उस पर कोई पॉइंट मान लिया। बॉडी तो मैं कैसी आर्बिट्री बॉडी बना दूँ, कुछ भी बना दूँ, तो उस पर कोई पॉइंट होगा। ये सपोज़ कर लिया यहाँ पे कोई भी बॉडी है तो पूरी एक्सिस पे हमने कोई उस पर पॉइंट लिया है ओ पे जो ओ से पास हो रहा है। तो यहाँ से कोई पॉइंट लिया जो जिस पे आर वेक्टर ये बन गया है, ये आर, ये पॉइंट पी है। तो यहाँ पे कुछ मास रखा है एम, और ये मास कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी कुछ।
ऐसे इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, और ये हमने सपोज कर ली ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर ले लिया, ये स्मॉल आर ले लिया। ये कोई पॉइंट है पी है, ये पी जिस पे कोई एम मास रखा है, स्मॉल मास एम है, उसकी वेलोसिटी वी है, और उसकी ओ पॉइंट, ओ से जो पोजीशन वेक्टर वो आर है, और ये कोई डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए एक्सिस, वो है आर। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर ऐसे लिखते हैं, यह आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट बॉडी पार्टिकल के लिए क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ पे लीनियर 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 मोमेंटम देखेंगे तो वो होगा पी, पी इक्वल्स टू क्या तो एम बी होता है। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वी की वैल्यू पी अपॉन एम निकल के आएगी, वी की वैल्यू पी अपॉन एम निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी देख लेंगे। और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे 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 हम किस पे देख रहे हैं, पी पे, तो यहाँ पे पॉइंट के लिए पी लिख देता हूँ, जे पी, जे पी पी पे देख रहे हैं, तो वो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे हम, आर क्रॉस पी, किस पॉइंट से देख रहे हैं, ओ से, तो आर क्रॉस पी होगा वो। और ये इक्वल्स टू में क्या आएगा, यहाँ पे पी पी होता है ना इस इक्वेशन में, तो पी की वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं इस वाली से, तो आर क्रॉस क्रॉस एम वी, एम बी। ठीक है, ठीक है। अब तो यहाँ पे टोटल के लिए देखेंगे, यहाँ पे एन पार्टिकल है ना पूरे रिजिड बॉडी में, तो एन पार्टिकल होंगे। तो यहाँ पे क्या सिंपल हम क्या लगा सकते हैं, कोई एन बॉडी रोटेट कर रही है किसी भी इस एक्सिस के जो पास हो रही है ओ से, तो यहाँ पे हम देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए टोटल के लिए हम क्या लिखते हैं, समेशन होता है ना वो, समेशन वेक्टर सम होता है, तो वेक्टर सम के लिए ये समेशन, तो ये ऑब्वियस है ये आई से लेके एन के लिए होगा, तो समेशन छोड़ दो, तो जे पी एक पार्टिकल है तो पी उसका समेशन कर देंगे, समेशन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे ये समेशन का साइन ये, अब यहाँ जे पी की वैल्यू ऊपर से लिख सकते हैं ये, तो ये क्या वैल्यू है अपनी, मास को बाहर निकाल लो, यहाँ से कांस्टेंट है, तो आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे है। तो ये टोटल मोमेंटम की वैल्यू हो गई, एंगुलर मोमेंटम की, जे, जे को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे आई लगाना चाहो आई लगा दो, अच्छा सा लगेगा कुछ, 1 से लेके एन तक है ये, लिख सकते हैं ये। ठीक, ठीक है। और अभी हमने सबसे पहली इक्वेशन क्या लिखी थी, सबसे पहले हमने क्या, हमारे पास अभी क्या बन के आया, जे इक्वस टू वैक्टर, जे इक्वस टू हमारे पास क्या बन के आया था, हमें समेशन एम आर, आर वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर, तो हमें पता है वी इक्वस टू कितना होता है, ओमेगा क्रॉस आर, तो उसकी वैल्यू हम वहाँ से लिख सकते हैं, तो समेशन एम एम आर आर क्रॉस एम आर क्रॉस, यहाँ वी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन के आया एम, और ये क्या है, ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में इसके बारे में